दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जॉर्ज होगन नोल्स की बुक इन द ग्रिप ऑफ द जंगल्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है द ग्रेट गंगा। बर्फ से लदे हुए पर्वतों से निकलकर गंगा जी बह के चलती हैं नीचे की तरफ। जहां से वो बहना स्टार्ट करती हैं वहां पर होती है शांति ही शांति। कभी कभी होते हैं हिमस्खलन यानी एवलॉन्च, और तब वो शांति भंग हो जाती है। उसके बाद गर्जना करती हुई गंगा नदी नीचे की तरफ बह के चलती है। कहीं पर नजर आती है गंगा नदी एक चांदी की लकीर के रूप में, कहीं पर ऐसा लगता है जैसे कि स्पार्कलिंग स्प्रे कर दिया गया। बीच बीच में गंगा नदी में बहुत सारी सहायक नदियां जुड़ती जाती हैं, और इस तरह से हिंदुस्तान की जीवनदायिनी नदी गंगा जन्म लेती है। बहुत सारे जंगल आते हैं बीच में, जहां पर बहुत सारे हाथी और दूसरे जानवर रहते हैं। बीच में आते हैं मंदिर, बीच में आती है मस्जिद, लेकिन ये नदी पानी देते वक्त किसी से भेदभाव नहीं करती। नीचे उतरने के बाद गंगा नदी सब हिमालयन लोलैंड्स में अपनी सिंचाई की बरसात करती है। यहाँ पर पड़ती है बहुत अच्छी धूप, लेकिन जब भी पानी की कमी होती है, बरसात नहीं होती है, गंगा नदी होती है पानी देने के लिए। बहुत सारे पक्षी, बहुत सारी वनस्पति और बहुत सारे जंतु आश्रित हैं गंगा नदी पर। और जब गंगा नदी जंगल के इलाकों से गुजरती है, दूर दराज के गांव वाले गाने गाते हैं, और उनके पुराण, उनके इतिहास, इन सॉन्ग्स को सॉन्ग्स ऑफ द रिवर बोलते हैं। एक सॉन्ग ऑफ द प्रॉमिस है जब गंगा नदी उफान पर होती है तब के लिए। किस देश में हो आप, आपकी नागरिकता क्या है, ये सॉन्ग इस बात को नहीं देखता। आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, ये भी नहीं दिखता। बस आपको उतना नजदीक होना चाहिए नदी के कि आप लहरों की आवाजों को सुन सको। अगर आपको कुछ ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा है या किसी खतरनाक दैत्य को मारने की आकांक्षा है, इंसानों और इंसानियत की बेहतरी के लिए, उसकी रक्षा गंगा नदी करती है, या फिर गंगा नदी की स्पिरिट। अब बहुत सारे राजाओं की बहुत सारी थ्रिलिंग कहानियां हैं जिन्होंने शिकार किया था गंगा नदी के किनारों पर। बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि मरते मरते बचे थे चमत्कारिक रूप से। अब मैं आपको बताऊं गंगा नदी के किनारे एक हंटिंग एक्सपीडिशन की बात। बहुत सारे हंटिंग एक्सपीडिशंस ऑर्गेनाइज हुए थे गंगा नदी के किनारे पर, और नदी के आसपास दूसरी जगह पर भी। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के अलावा दूसरी बात बता रहा हूं आपको। मैंने कुछ ऐसी घटनाएं देखी हैं शिकार के दौरान जब जिंदगी और मौत के बीच का फासला एक बाल के बराबर था। ये केवल शिकार की बात नहीं है, कुछ दूसरे मामले भी हैं। तो मेरी मुलाकात हुई अपने एक दोस्त से जिसका कि नाम था जीपी, और वो था टी प्लांटर आसाम में। अब मुझे मालूम चला कि उसे भी इनविटेशन मिला था, मुझे भी इनविटेशन मिला था अपने कुछ दिन अच्छी तरह से गुजारने, यानी कि छुट्टियां गुजारने के लिए। और हम दोनों को जिसने इनवाइट किया था वो एक ही व्यक्ति था, हम दोनों का दोस्त था। अब ये टी प्लांटर्स के अंदर ये कस्टम चलता था, एक दूसरे को इनवाइट करते रहते थे। कभी कोई किसी के यहाँ मेहमान बन के जाता था, कभी दूसरा उसके यहाँ आता था। अब जो सिल्क फैक्ट्री थी वो 15 मील की दूरी पर थी जब आप नदी पर यात्रा करें। अब ये नदी के उत्तरी किनारे पर स्टार बोर्ड साइड पर थी। हमें उम्मीद थी कि हम पहुंच जाएंगे अपने लैंडिंग स्पेस पर लंच टाइम तक, अगर तो नदी में कोई दिक्कतें ना आए। अब जब जब ऐसे मौके आए हैं, शिकारी जब उनकी जान बच गई सीधे भागे गंगा मैया की तरफ, हाथों में जल लिया, अपने माथे पे लगाया और प्रणाम किया गंगा माता को, धन्यवाद भी दिया। एक घटना मुझे याद आ रही है, और जब मुझे वो घटना याद आ रही है तो मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि ये घटना बहुत डरावनी है। अब जो जुलाई का महीना आता है अपने साथ लेके आता है हरियाली, बरसात और लोगों की उम्मीदें, इस बात की उम्मीदें कि इस साल फसल अच्छी होगी। क्योंकि जून ने जो कहर बरपाया होता है अपनी गर्मी से, जुलाई ठंडक, नमी लेके आती है, थोड़ा आश्वासन लेके आती है
कि अब सब कुछ अच्छा होगा पूरे साल। अब जो पूरी प्रकृति है इंसान के साथ मिलजुल के रहती है और उसके साथ में बहती है गंगा नदी या फिर गंगा जी, जो कि अपनी सौगातें लेके आती है इंसान के लिए, इंसानियत के लिए। अब ईस्टर्न बंगाल की बात है, गंगा नदी का उथल पुथल भरा हुआ पानी जिसमें लहरें उछाल मार रही थी। एक रिवर स्टीमर अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लहरों के विरुद्ध जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका सामना हो रहा था गंगा नदी के प्रचंड वेग से। अब जो उस स्टीमर का लोअर डेक था उसमें इंडियन पैसेंजर थे, जो ऊपर वाला डेक था उसमें वीआईपी पैसेंजर्स थे, यानी कि थे ब्रिटिशर्स। ऊपर वाले डेक को बोलते थे फर्स्ट क्लास। वहीं पर एक इंग्लिशमैन से मेरी मुलाकात हुई। 1 घंटे पहले हम लोग दार्जिलिंग से आए थे पैसेंजर ट्रेन से। उसको बोलते थे रिवर कॉलिंग स्टेशन। पैसेंजर ट्रेन के यात्री वहां पर उतरते थे और अब उन्हें आगे की यात्रा करनी होती थी, जिसे बोला जाता था रिवर ट्रिप। अब जो जीपी था समय बिताने के लिए लोअर डेक पे गया और वहां से एक सपेरे को फर्स्ट क्लास यानी कि ऊपर वाली डेक में लेके आ गया। यानी कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो सपेरे से बात करें लेकर हरि का नाम। अब जो सपेरा था नील से रंगी हुई उसकी पगड़ी थी और उसने धारण किए हुए थे भगवा वस्त्र। दुबला पतला उसका शरीर था, देखा जाए तो बड़ा ही विचित्र किस्म का प्राणी लग रहा था। अब उसकी जो बीन थी वो भी बढ़िया डेकोरेट की हुई थी। उसके पास 2 टोकरियां थी सांपों की। कुल मिला के जो प्लांटेशन कम्युनिटी थी, यानी कि जो फर्स्ट क्लास में लोग बैठे थे, वो बड़े ही उत्सुक होकर उसकी तरफ देख रहे थे। वो जानना चाहते थे उसके बारे में। अब जो कप्तान था उस जहाज का वो पास से निकला और वो बोला कि यह आदमी तो अद्भुत लगता है। उस आदमी का निकनेम था जोगी। अब ये जोगी उस स्टीमर में क्यों सवार था? क्योंकि ये खुद जा रहा था उसी से मिलने जिससे मिलने जा रहा था मैं, यानी कि एमसी साहब, जो कि सिल्क फैक्ट्री के मैनेजर थे। अब ये जोगी सांपों की डीलिंग किया करता था एमसी साहब से, क्योंकि एमसी साहब का एक और शौक था सांपों को इकट्ठा करना, उनका जहर निकालना और उससे एंटी वेनम बनाने की कोशिश करना। और अभी जो जोगी अपनी टोकरी में लेके जा रहा था वो भी ताजा पकड़ा हुआ एक सांप था, कोबरा, जिसे कि वो बेचना चाहता था एमसी साहब को 10 रुपए में। तो हम तीनों के तीनों जा रहे थे एमसी साहब से मिलने, जिनकी की हॉबी थी सांप को पकड़वाना, पकड़ना, जहर निकालना, पालना। अब एमसी साहब एक वैज्ञानिक किस्म के आदमी थे। नीचे जमीन के नीचे रहने वाले किसी भी जीव से वो डरते नहीं थे। एमसी साहब ने बीन बजाना भी सीख लिया था, बहुत ही अच्छे से सीख लिया था। और उनका ऐसा मानना था और लोगों का भी ऐसा मानना था कि वो बीन बजा के सांपों को बिल से बाहर निकाल लेते हैं। अब जो उनका रिसर्च रूम था उसमें बहुत सारी बॉटल्स थी। बॉटल्स के अंदर मिथाइलेटेड स्पिरिट्स रखी थी और उनके अंदर जो जीव थे तरह तरह के सांप। कुछ का तो नाम उन्हें पता होता था, कुछ का उन्हें नाम भी नहीं पता होता था। बहुत सारी बॉटल ऐसी थी जिसमें कि अंबर कलर का वेनम निकाल निकाल के उन्होंने भरा था और उससे वो बनाने की कोशिश करते थे एंटी वेनम। और उस एंटी वेनम का प्रयोग करते थे खरगोश पर, चूहों पर, मुर्गों पर। तो बहुत सारी कांच की अलमारियां थीं जिनके अंदर भरा हुआ था एंटी वेनम, निकाला हुआ था एमसी साहब ने सांपों से। कुल मिला के एमसी साहब इंटरेस्टिंग आदमी थे, उनके साथ रहना, समय बिताना अच्छा होता था। अब आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, हमारा स्टीमर किनारे तक पहुंच रहा था। किनारे की ऊंचाई पर खड़े थे एमसी साहब और दूर पीछे आम के पेड़ों के पीछे उनकी फैक्ट्री झलक रही थी। हिचकोले खाती लहरों पे, हिचकोले खाते स्टीमर पे से हम उसे देख पा रहे थे। अब एमसी साहब ने एक बोट भेजी थी अपनी फैक्ट्री की हम लोगों को लेने के लिए, और जब उन्हें मालूम चला कि हम अपने साथ लेके आए हैं जोगी को, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब जब एमसी साहब ने देख लिया कि सपेरे के पास 2 टोकरियां हैं, तो बिना देरी किए
वो आगे बढ़ चले, उस टोकरी का ढक्कन उठाने की कोशिश करने लगे जिसमें से फुफकारने की आवाज आ रही थी। अब उसके अंदर जो कोबरा था बड़ी तेजी से बाहर निकला। उसने वार किया एमसी साहब पर। एमसी साहब बाल बाल बचे। अब बचने के बाद एमसी साहब ने कहा कि यह जवान सांप तो बहुत तेजी में है, बहुत गुस्से में है। लेकिन जोगी, जो कि सपेरा था, उसने कहा, साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम तब तक जब तक आप एंटी वेनम ना बना लें। अब सांप टोकरी से बाहर निकल गया था। जब तक जोगी उसको पकड़ पाता तब तक वो एक बिल के अंदर घुस गया था। अब वो काफी गहरा बिल था। जहां पे हम लोग खड़े थे उसके बहुत ही नजदीक में था। अब उस कोबरा के ऊपर जो निशान था वो हल्के कलर का था और यही एमसी को चाहिए था। एमसी साहब बहुत ज़्यादा दुखी थे कि ये कोबरा उनके हाथ से निकल गया। उन्होंने कहा, जितना हल्का निशान कोबरा के हुड पे होगा वो उतना ही ज़्यादा जहरीला होता है। कैसे भी करके ये कोबरा मुझे चाहिए ही चाहिए। अब जोगी को उन्होंने 10 रुपए का नोट पकड़ाया और बोले, इस कोबरा को तो मैं हासिल करके ही रहूँगा। उसके बाद हम लोग बढ़ चले उनकी फैक्ट्री की तरफ लंच करने के लिए। अब जो हमारा प्रोग्राम तय हुआ था वो ये था कि हम लोग लंच करेंगे, उसके बाद स्विमिंग के कपड़े पहनेंगे, फिर हम नदी पर वापस आ जाएंगे, एंजॉय करेंगे ताजे बाढ़ का पानी और कोशिश करेंगे उसमें तैरने की बिना बहे। और एमसी साहब ने कहा कि जब आप लोग नहा रहे होगे तब मैं आपको अपनी करामात दिखाऊंगा। अपने नंगे हाथों से उस कोबरा को पकड़ के दिखाऊंगा। पहले अपनी बीन बजा के कोबरा को बाहर निकालूंगा और ये सब कुछ मैं करूंगा सपेरे की स्टाइल में, क्योंकि ये एमसी साहब का स्टाइल है। अब हम लोग बड़े उत्सुक थे। एक तो ज्यादा उत्सुक तो हम लोग इस बात से थे कि हम लोग बाढ़ के पानी में नहाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत उत्सुक हम इस बात के लिए भी थे कि एमसी कैसे पकड़ेंगे सांप को नंगे हाथों से। उसके बाद जो हमने देखा वो एक ट्रेजेडी से कम नहीं था। फिर हमने सलाह दी एमसी साहब को, इस तरह के शौक मत पाला करो, यानी कि सांप मत पाला करो। अगर शौक पालना ही है तो गोल्फ खेलने का पाल लो। लेकिन एमसी साहब थे, उनके कानों पर जूं भी नहीं रेंगी। अब हमने लंच कर लिया था। उसके बाद हम बढ़ चले थे गंगा नदी के उफनते बाढ़ के पानी की तरफ। हमने नहाने की ड्रेस पहनी हुई थी, हवा लग रही थी, अच्छा लग रहा था। जब हम पानी की तरफ बढ़ रहे थे तो हम लोग एमसी को सलाह दे रहे थे कि ये सांप पकड़ने का जो जुनून है या जो वो कोशिश करने वाले हैं उसे वो ना करें, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन एमसी साहब सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि यह इलाका उनका था, उनकी फैक्ट्री भी थी। तो एमसी साहब का एटीट्यूड कुछ कुछ ऐसा था कि हम इस सांप को पकड़ेंगे, जरूर पकड़ेंगे, क्योंकि ये जमीन भी हमारी है, सांप भी हमारा है और वक्त भी हमारा है। अब सपेरे को बोल दिया कि तुम जाके आराम करो, वहां पर उपस्थित मत रहना, क्योंकि अगर उपस्थित रहोगे तो कुछ ना कुछ ज्ञान बांटोगे, बेवजह टांग अड़ाओगे और ये बात हमें नहीं पसंद। बाद में एमसी ने हमें बताया कि सपेरा कुछ ना कुछ आलोचना करता और ये बात मुझे परेशान करती, इसलिए उसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब जो सांप का बिल था वो नदी के किनारे से करीब 50 कदम की दूरी पर था। पानी से थोड़ा ऊंचाई पर बिल था। वहां पर लाल मिट्टी जो बाहर आई हुई थी चारों तरफ बिखरी हुई थी, और जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी नीचे नीचे पानी में गिर के पानी के साथ बह जाती थी। अब सांप के बिल पे खड़े होकर एमसी ने बिल का एग्जामिनेशन कर लिया था, पूरी तरह से जांच परख कर ली थी। अब एमसी बैठ गए अपनी बीन बजाने के लिए। उनके निर्देश पर मैं और जीपी उस सांप के बिल से करीब 15 कदम की दूरी पर बैठे थे। अब हमारी आंखों के सामने बड़ा ही खतरनाक खेल होने वाला था। एक सांप को बिल से निकालने की कोशिश की जाने वाली थी, जिसके बारे में खुद एमसी ने कहा था कि कोबरा के अंदर भी ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कोबरा जहरीला है, इसीलिए ये मुझे चाहिए। हमें भी बिठा दिया था मात्र 15 कदम की दूरी पर, और हमारे जो पीछे का बैकग्राउंड था वो भी कम भयानक नहीं था, बाढ़ से उफनती गंगा नदी। अब जब हम आसमान की तरफ देख रहे थे तो दूर नीला आसमान नजर आ रहा था, लेकिन वो भी हमें नाक के फन की तरह नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि 2 दांत निकल के हमारे अंदर गड़ने वाले हैं। अब एमसी का जो फिगर था, एथलेटिक फिगर था, और उसने बेदिंग सूट यानी कि स्विम सूट पहना था, वो ऐसे हिल रहा था जैसे नाग हिलता है उस बीन को बजाते हुए। अब उसकी जो तांबे की बीन थी उससे जो सुर निकल रहे थे, इधर नदी के जो थपेड़े थे लहरों के
उसके जो सुर थे, हवा के सुर थे, सब कुछ मिल मिला के हमें असुर से नजर आ रहे थे, बहुत बड़े राक्षस से नजर आ रहे थे, और हमें डर लग रहा था। हवा तेज चल नहीं रही थी, लेकिन हमें लग रही थी बड़ी तेज हवा, थपेड़े से लग रहे थे, और ये हवा आ रही थी हमारे फेफड़ों के अंदर से, यानी कि हमारी सांसें जो कि चल रही थी स्टीम इंजन की तरह से। और एमसी ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि बिल्कुल स्टैचू की तरह स्थिर रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। यही बात तो हमें परेशान कर रही थी, लेकिन फिर भी हम स्टैचू बन के बैठे थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन क्योंकि एमसी ने हमें एक बात बोल दी थी कि उसकी जिंदगी हमारे ऊपर है, अगर हम हिलेंगे डुलेंगे तो एमसी की जिंदगी को खतरा हो सकता था। ना चाह कर भी हम स्टैचू बने हुए थे। तभी अचानक से हमने देखा एक लंबा, बड़ा तेजी से फुफकारता हुआ एक जानवर बिल के बाहर आया। एमसी 1 या 2 कदम तेजी के साथ हटे। एमसी ने तेजी से उसका सिर पकड़ने की कोशिश की, उसके साथ ही सांप ने अपना लपेटा मारना शुरू कर दिया एमसी के हाथों में। सांप की गर्दन एमसी के हाथों में थी और एमसी का हाथ सांप के लपेटे में था। यानी कि सांप कह रहा था कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। अब उस कोबरा के दांतों में, यानी कि उसके फैंक्स में जितनी ताकत थी, उतनी ही ताकत उसके लपेटे में थी। अब उसने अपने लपेटे को टाइट करना शुरू कर दिया था। एमसी को अब डर लग रहा था। अब कोबरा की जीभ बार बार बाहर निकल रही थी, अंदर आ रही थी। वैसे ही हमारी जान भी बाहर निकल रही थी, अंदर आ रही थी। शायद एमसी की जान भी बाहर निकल रही थी, अंदर मुश्किल से आ रही थी, क्योंकि कोबरा अपनी ग्रिप टाइट करता जा रहा था। एमसी जो बीन बजाने में माहिर थे, सांप के इशारों पर हिल रहे थे, डुल रहे थे, क्योंकि उसकी जकड़ बहुत टाइट होती जा रही थी। अब जब बहुत ज़्यादा तेज जकड़ लिया सांप ने, तो एमसी के हाथ में जो बीन थी वो अपने आप नीचे गिर गई। अब एमसी ने अपने उस हाथ से जिसमें बीन थी, जो गिर गई थी, सांप की जकड़ खोलने की कोशिश की, जिसने कि जकड़ा हुआ था एमसी का पहला हाथ। अब गुत्थम गुत्था हो रहे थे एमसी और सांप। सांप का निचला हिस्सा जो कि चमकीले कलर का था, बार बार नजर आ रहा था, क्योंकि वो अपनी ग्रिप को तेज करने के दौरान बार बार पोजीशन बदल रहा था। एमसी की उंगलियां भी मुड़ रही थी। कभी लग रहा था कि एमसी ने सांप की गर्दन को ज्यादा जोर से दबोच दिया है, कभी लग रहा था कि सांप ने अपनी ग्रिप को मजबूत बना दिया है। एमसी की उंगलियां खुलने ही वाली हैं सांप की गर्दन से। और ये देख के हमारी जान भी अब निकली कि तब निकली, यानी कि सामान पैक कर लिया था हमारी जान ने, बस टेक ऑफ की तैयारी में थी। अब सांप ने अपनी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत बनानी शुरू कर दी थी। हम देख रहे थे कि धीरे धीरे एमसी की मुट्ठी से सांप का चिकना सिर बाहर निकलता जा रहा है। अब एमसी का चेहरा सफेद होता जा रहा था, नीला होता जा रहा था। वो अपने दूसरे हाथ से पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि कोबरा की ग्रिप से छूट जाए। अब वो जितना सांप की पकड़ को दूसरे हाथ से छुड़ाते थे, सांप 2 सेकंड के लिए छूटता, फिर तेजी से अपनी पोजीशन बदल के अपनी पकड़ को मजबूत कर लेता था। एमसी को भी समझ में आ गया था कि सांप को और ज्यादा चिढ़ाना ठीक नहीं, जितना इसका गुस्सा बढ़ेगा उतनी इसकी ताकत बढ़ेगी। तो वो धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ रहे थे, हम भी पीछे पीछे चल रहे थे। हमारी एंजाइटी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। एक बात जानी जाती है कि जो जमीन पे रहने वाले सांप होते हैं, उन्हें पानी नहीं पसंद होता। अब हमें लग रहा था कि इससे पहले कि वो कोबरा अपने सिर को छुड़ाए एमसी की ग्रिप से, अगर उसके पहले एमसी पानी में बैठ जाए, अपने हाथ को डुबो दे, तो सांप की ग्रिप छूट जाएगी। लेकिन इसके पहले कि वो पानी के अंदर पहुंचते, उसके पहले कोबरा ने अपना सर छुड़ा लिया। अब हम लोग जड़वत खड़े थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करे तो क्या करे। तभी हमारे पीछे की तरफ से एक आग से जलते हुए जहाज की तरह से दूर जो लाल पानी नजर आ रहा था, उसके पीछे से एक मॉनसून सनसेट दिखने लगा, यानी कि जो सूरज अभी तक बादलों के पीछे था, अब वो सामने आ गया था। अब एकदम लालिमा छा गई थी। उस लालिमा में बिल्कुल मरणासन से खड़े थे एमसी। अब उन्होंने पहने थे टाइट्स, जिसका कि इस्तेमाल करते थे वो समुद्र के किनारे नहाने में, आज कर रहे थे गंगा जी में नहाने में। सांप ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी, उसने अपना चेहरा भी छुड़ा लिया था। अभी तक जिस सांप ने उनकी कलाई को पकड़ा था, अब उनकी आर्म पिट को पकड़ने की तरफ बढ़ रहा था। अब अपना पूरा फन निकाल के किसी भी वक्त एमसी को काटने की तैयारी में था। और एमसी को काटो तो खून नहीं था,
अब बार बार सांप की जीप लपलपा रही थी। बहुत ज़्यादा दूरी थी नहीं सांप की जीप में और एमसी के हाथ में। सूरज की रोशनी में उस कोबरा की आंखें रूबी बीड्स की तरह से चमचमा रही थी। कुल मिला के वो कोबरा इस वक्त एक डेविल नजर आ रहा था। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं, काले रंग का साया किनारे से तेजी के साथ निकल के आ रहा है और उसके हाथ में है चाकू। ये था जोगी। अब मेरा खून जो मेरी धमनियों में ठंडा हो गया था, अचानक उसमें उबाल आ गया। वो तेजी से दौड़ने लगा था। जीपी हिचकियां ले रहा था। अब एक हमला करते हुए तेंदुए की तरह से तेजी के साथ जोगी आगे बढ़ा। उसने सिर्फ नीचे एक कपड़ा पहना था, ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहुंचा था। वो पानी की तरफ पहुंचा। अब वो पानी में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। अब लग रहा था क्या 1 या 2 सेकंड तक एमसी सांप को काटने से रोक पाएगा, क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा था कि 1 या 2 सेकंड के अंदर एमसी बेहोश होने वाला है। अब वो साया यानी कि जोगी धीरे धीरे एमसी के नजदीक पहुंचता जा रहा था। अब जोगी का हाथ, चाकू वाला हाथ, कोबरा के सिर के नजदीक पहुंच गया था पीछे की तरफ से, जो कि स्थिर था यानी कि काटने की तैयारी में था, हिल डुल नहीं रहा था। अब जोगी ने तेजी के साथ अपना चाकू वाला हाथ चला दिया था। हवा में कुछ ग्रे कलर का उछला, समझ में नहीं आया क्या था। बाद में समझ में आया कि यह था कोबरा का फन। मैंने आवाज सुनी, जीपी जोर से चिल्ला रहा था, शाबाश जोगी, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। हम तेजी से आगे बढ़े। हमने देखा कि जोगी, वो सपेरा, एमसी के हाथ से बिना सिर की जो बॉडी लिपटी हुई थी उसको निकाल रहा था। एक जवान सांप था, उस एज में पहुंच चुका था जब उसके अंदर जहर बन जाता है, उसके फैंक्स के नीचे की ग्रंथि के अंदर। सांप को जब नापा गया तो 3.5 फीट की लंबाई का था। अब जोगी ने एमसी से कहा कि आप नहीं चाहते थे कि मैं यहां पर रहूं। और जोगी ने गंगा नदी का पानी अपने माथे पे लगाया, अपने ऊपर उछाला और बोला, ये जो पवित्र पानी है, ये जो गंगा माता है, इसने जो मुझे आदेश दिया था, उस आदेश का पालन मैंने किया है आपके आदेश की अवहेलना में। यानी कि आपने कहा था यहां मत आना, लेकिन मैं फिर भी आ गया गंगा माँ के आदेश पर। एक आत्मा ने आपको बचाया है, गंगा माता ने आपको बचाया है, क्योंकि आप इंसानों की भलाई के लिए काम करते हो। इसके लिए आपका जीवित रहना जरूरी था। और जिस दिन आप एंटीडोट बना लोगे जिसमें आप लगे हुए हो, उस दिन के बाद से ये कोबरा हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। एमसी ने बोला कि मेरा भी विश्वास है उन सारे लोगों की तरह जो गंगा माता में विश्वास करते हैं। सारे लोग गंगा माता की पूजा करते हैं, मैं भी करता हूं, करता रहूंगा। साथ में एमसी ने एक बात जोड़ी कि मैं हर उस बात का समर्थन करता हूं, हर उस देवता की पूजा करता हूं जो पूजने योग्य है। दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये छोटी सी कहानी। हमारी नई कहानी में हम फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।